हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। ये हमारी एमपीपीएनएसटी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हमारा मानव जनन जो है वो चैप्टर चल रहा है ना। इसमें हमने कल की क्लास में क्या देखे थे कि जो अंडाशय होता है मतलब ओवरी, उसकी आंतरिक गांठ जो है वो अपन ने देखे थे यार, एक ही गांठ है तो ठीक, जिसमें अपन ने देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन जाती है लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल, उसमें ओवुलेशन होता है तो अंडाणु, जिसको अपन ने क्या बोले थे अभी जो निकला है वो क्या है सेकेंडरी oocyte बोले थे, ठीक, वो निकलता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ये देखे थे हमने। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं आर्तव चक्र मतलब कि क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, या इसी को मासिक धर्म भी कह सकते हैं या रजोधर्म कह दो, ठीक। अब देखो, ये जो अपनी क्लासेस चल रही है ना, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ पीएनएसटी वाले ही देखें, एएनएम जीएनएम एम्स वाले देख सकते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक। और साथ ही हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली ही चल रही हैं, मतलब डेली शाम 6 बजे हमारी क्लास यूट्यूब में अपलोड हो जाती है इसी चैनल में, तो डेली देखना ना भूलें और खूब मेहनत करो, है ना। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या बोले हमने, आर्तव चक्र या रजो धर्म, आर्तव चक्र या रजो धर्म, ठीक, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहोगे। तो देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या क्या कह दोगे, आर्तव चक्र है, वो किसके लक्षण होते हैं? तो ये लक्षण होते हैं मैमल्स के, और मैमल्स में भी जो प्राइमेटा संघ है ना, मतलब कि जो प्राइमेटा के अंतर्गत आते हैं उनमें ये पाया जाता है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेमेलिया का लक्षण है, और मेमेलिया में भी प्राइमेटा में क्या पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। प्राइमेटा में कौन जाते हैं, जैसे बंदर, कपी, मनुष्य, ह्यूमन, अपन भी आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। तो देखो, अपन मनुष्य हैं तो ये बताओ मेल्स में आते हैं क्या? नहीं, मतलब कि ये फीमेल का लक्षण है। तो प्राइमेटा में भी ये किसका लक्षण है, मादाओं का लक्षण है। जितनी भी मादाएं होती है ना, मतलब फीमेल्स, उनमें ही पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमने बोले मेमेलिया में जो प्राइमेटा है उसमें तो ये पाए जाते हैं, तो इसके अलावा जो जीव होंगे उनमें क्या पाया जाता होगा, है ना। तो उनमें पाया जाता है एस्ट्रस साइकिल। क्या पाया जाता है, एस्ट्रस साइकिल, ठीक। एस्ट्रस साइकिल को अपन कह देते हैं मध्य चक्र कह देते हैं, ठीक। एस्ट्रस साइकिल किन में पाया जाता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, है ना, गाय, भैंस, बकरी, जो लेना है ले लो, इन सभी में जो पाया जाता है वो एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। तो भाई इस एस्ट्रस साइकिल और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्क ही क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर ब्लडिंग नहीं होती है, नो ब्लडिंग, रक्त स्राव नहीं, या नो ब्लडिंग ही लिख देते हैं ना, नो ब्लडिंग। और यहाँ पर ब्लडिंग होती है, मतलब रक्त स्राव होता है यहाँ, है ना, और यहाँ कोई ब्लीडिंग नहीं होती।
यहाँ ब्लीडिंग होती है। ये फर्क है भाई दोनों में। ठीक, अब देखो अपन बात कर रहे हैं एक फीमेल की। तो एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया है, जबकि वो हो जाती है 12 से 13 वर्ष की, है ना। तो उसमें प्यूबर्टी आती है। उसमें क्या आती है? प्यूबर्टी आती है। ये वाली बात अपन कल भी किए थे, प्यूबर्टी वाली, बट फिर भी हम आपको आज भी समझाएंगे, है ना। देखो बात ऐसी है, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं। ये एक प्यारी सी गुड़िया है। जब ये होती है 13 वर्ष की, तो ये कुछ दिखेगी ऐसी। रुको एक मिनट, इस तरीके से, है ना। अब देखो, जब ये 13 वर्ष की हुई तब इसमें प्यूबर्टी हिट होगी। प्यूबर्टी हिट होती है तो क्या होता है कि इसके मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, उससे GnRH हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, वो GnRH हार्मोन प्यूटिटरी में जाता है। प्यूटिटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कराता है, LH और FSH। LH FSH कहाँ जाते हैं? अंडाशय में जाते हैं और ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करवाते हैं। ठीक, तो देखो ये है उसका क्या? गर्भाशय। यहाँ पर होंगे उसके क्या? अंडाशय। तो देखो क्या बोले हमने, इसके मस्तिष्क में है हाइपोथैलेमस। ये हो गई क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाता है प्यूज ग्रंथि में। कहा जाता है? प्यूज ग्रंथि में। प्यूज ग्रंथि में गया। प्यूज ग्रंथि से इनने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कराया। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन कौन से स्रावित करती है प्यूज ग्रंथि? LH और FSH। ठीक, अब ये LH और FSH दोनों ही कहाँ जाएंगे? ये दोनों ही जाते हैं कहाँ? ओवरी, मतलब कि अंडाशय में। और अंडाशय में ये किसको ग्रो कराएंगे? अंडाशय में ये ग्रो कराते हैं किसको? ओवेरियन फॉलिकल को। फॉलिकल को ग्रो कराते हैं। ठीक, किसको ग्रो कराते हैं? ओवेरियन फॉलिकल को। देखिए, अच्छा ये वाला यदि तुम्हारा हो गया है तो इसको मिटा दें क्या? इसकी तो बात कर ली अपने, तुमको समझ में आ गया ये, है ना। तो मिटा ही दे, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर नोट कर लो वीडियो रोक के। देखो ये इसके अंडाशय है, तो इसके अंडाशय को ही बना रहे हैं। ये है इसका क्या? अंडाशय, मतलब कि ओवरी। ठीक है, अंडाशय में बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, बहुत सारी फॉलिकल ऐसे। अच्छा बताओ ना, जन्म के बाद यौवनारंभ तक कितनी फॉलिकल बची थी पर ओवरी? जल्दी आंसर करो, सब पढ़े हुए हो तुमने। 60 से 80 हजार फॉलिकल बची थी, पर ओवरी बची थी। और हमने आपको बोला था कि इस वाली ओवरी में भी 60 से 80 हजार फॉलिकल, इस वाली ओवरी में भी 60 से 80 हजार फॉलिकल बची हैं। किसके बाद? प्यूबर्टी तक। ठीक, क्योंकि जन्म के बाद इनका धीरे धीरे ह्रास होता है, इसलिए अब कितनी बची? 60 से 80 हजार। अब देखो, हर महीने ना एक ओवरी की बारी आएगी।
जैसे इस वाले मंथ में ये वाली ओवरी ने क्या किया, ओवुलेशन किया, तो अगले महीने ये वाली ओवरी ओवुलेशन करेगी, फिर अगले महीने ये वाली करेगी। जैसे जनवरी में इससे ओवुलेशन, फरवरी में इससे, मार्च में यहां से, अप्रैल में यहां से। समझ गए ना? ठीक, तो हर महीने एक ओवरी से एक ही ओवम रिलीज होता है। तो LH और FSH ओवरी में आएंगे और ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो कराएंगे ना, तो सारी ओवेरियन फॉलिकल को एक साथ ग्रो नहीं कराएंगे, कुछ 2-4 फॉलिकल ले लेंगे कुछ, और उनमें जो सबसे ज्यादा डेवलप होगी वो ओवुलेशन कर देगी, बाकी की नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ ओवेरियन फॉलिकल तो कई सारी हैं, ये ओवरी है और ये है ओवेरियन फॉलिकल। बता रहे हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, कभी जिंदगी में तुम आर्तव चक्र के लिए कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ओवेरियन फॉलिकल, अब देखो ओवेरियन फॉलिकल के पास कौन से हार्मोन आए, LH और FSH। तो कहां से आए हैं? ब्लड वेसल्स की सहायता से आएंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहां पर? ओवरी में, ओवेरियन फॉलिकल के पास। तो यहां आ गया FSH और क्या बोले हमने, LH आएगा। अब ये ना एक साथ एक ही ओवरी पर काम नहीं करेंगे, उसी ने धोखा दे दिया तो फिर तो बेचारा ओवम मैच्योर ही नहीं हो पाएगा। तो ये आके ना एक पर भरोसा नहीं करते, 2-4 पर काम करते हैं, और सबके अंदर अनमैच्योर क्या है, अपरिपक्व अंडाणु है। अपरिपक्व अंडाणु मतलब प्राइमरी oocyte है, क्या है यहाँ पर, अपरिपक्व अंडाणु। समझ गए? अपरिपक्व अंडाणु ये है। अब ओवेरियन फॉलिकल को मतलब FSH आया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है तो फॉलिकल को ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक। और LH हार्मोन, अब क्या होगा कि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ये ओवरी जो है वो बड़ी होने लगेगी आकार में, एक ही नहीं होगी, बहुत सारी बड़ी होंगी इस तरीके से। और इनमें से जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी उससे ही ओवुलेशन होता है, ठीक। तो FSH और LH ने क्या करवाया यहाँ पर, एक तो बात यह है कि भाई इसके कारण जो ओवम है वो मैच्योर हो गया, अपरिपक्व ओवम है यहाँ पर अंडाणु, तो ये जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। पहला काम ये। दूसरा काम ये वाला करेंगे कि जैसे यहाँ LH FSH आते हैं ना, तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो यहां पर से क्या रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन, ई लिख दें, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, बेटू सो जाओ, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो कहां पर जाएंगे, फीमेल के गर्भाशय में जाएंगे। देखना है तो वहीं से वीडियो देखते रहो, ठीक है। ओके, नीचे बनाएंगे। क्यों छोटा सा बनाए जब अपने पास जगह है तो। ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये है क्या, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अब देखिए यहां से क्या हुआ है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कहां से रिलीज हुए,
ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज हुए। यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल है, क्या रिलीज हो रहा है यहाँ से, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। लिख देते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज हो रहा है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कार्य क्या होते हैं, है ना। तो इनका काम है कि जो फीमेल है ना, जब इसमें प्यूबर्टी हिट होती तो अब फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ गए तो ये स्तन ग्रंथियों का निर्माण कर देते हैं। जैसे ये है अपनी प्यूबर्टी वाली फीमेल, प्यूबर्टी वाली फीमेल, उतने ऊपर तो दिखता नहीं होगा, ऐसा लग रहा है रुको, दिख रहा है ना, प्यूबर्टी वाली फीमेल है ये। तो अब इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों का निर्माण हो जाएगा। किसके कारण हुआ स्तन ग्रंथियों का निर्माण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं कि अचानक से फीमेल की लंबाई बढ़ा देंगे, तो इनके कारण लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला है कि स्तन ग्रंथि, है ना, स्तन ग्रंथियों में भी क्या होगी, इसके कारण वृद्धि होगी या डेवलप होंगी कह लो, का विकास भी लिख सकते हो, विकास ही लिख देते। आवाज जो है वो अचानक से कैसी हो जाती है, पतली, आवाज पतली आने लगती है। तो किसके कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण। तो देखो ये है द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो जिसके कारण विकसित हो रहे हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण। और देखो इसका जो हिप वाला भाग है वो हमने चौड़ा बनाया, क्योंकि जब प्यूबर्टी आएगी उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आ गए तो ये वाला जो भाग रहता है वो फीमेल्स में चौड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्भाशय मैच्योर होना है ना भाई, वहां पर एक बच्चा डेवलप होगा तो उसकी तैयारी तो करना पड़ेगा उसको, इसलिए ये वाला भाग कैसा होता है, फीमेल में चौड़ा, जबकि मेल्स में नहीं होता। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा, एक काम तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का ये वाला हो गया, दूसरा सुनो, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हैं वो ब्लड वेसल्स की सहायता से पहुंच जाएंगे कहाँ, गर्भाशय में। कहाँ पहुंच गए, गर्भाशय में, रक्त वाहिकाओं की सहायता से। अब देखो गर्भाशय की हमने कितनी दीवार पढ़ाए थे आपको, याद करो, 3। सबसे बाहर वाली परे परे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, उसके बीच वाली जो मसल्स से बनी होती है, और बोले थे हमने प्रसव में सहायक होती है, प्रसव के टाइम में क्या करती है ये, प्रसव के टाइम में इसमें तेजी से संकुचन होता है, जिसको क्या बोले थे अपन ने, मायोमेट्रियम। क्लियर हुआ, ये तो है। अब देखो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आए तो ये ब्लड वेसल्स की सहायता से कहाँ पहुंच जाएंगे, गर्भाशय में पहुंच जाएंगे। ये अपना गर्भाशय है, मतलब कि यूट्रस है, बच्चादानी भी कह सकते हो। यहाँ पहुंच गए एस्ट्रोजन और कौन, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये एस्ट्रोजन ने क्या किया कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम को बना दिया, जो कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार है। क्या, एंडोमेट्रियम का निर्माण कर दिया इन्हें। ठीक, अब देखो एक महीने तक ये एंडोमेट्रियम बनेगी, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। तो इसी एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण क्या होती है, ब्लडिंग पढ़े अपन ने, काय में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लडिंग होती है। तो जो ब्लड निकलता है ना, वो ब्लड किसके कारण निकलता है, इस एंडोमेट्रियम के कारण। क्लियर हो गया, इस एंडोमेट्रियम के कारण। ठीक, तो यहीं पर क्या होगा, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल
मतलब कि पहला रजोधर्म। और पहला रजोधर्म जो होता है वो प्यूबर्टी हिट होती है तब आता है, उसको कह देते हो रजोदर्शन या कह दोगे मेनार्क। पहला रजोधर्म यहां लिख दें, ठीक है। पहला रजोधर्म क्या हो जाएगा, को कहते हैं रजो दर्शन या कह दोगे मेनार्क। ठीक, और आखिरी कह दो या अंतिम कह दो। ठीक, आखिरी या क्या कह दोगे, अंतिम, मतलब कि जिसके बाद जो रजोधर्म है वो बंद हो जाएंगे, तो अंतिम वाले को कह देते हो रजो निवृत्ति या मेनोपॉज, या कह दो कि रजोधर्म बंद हो जाना है ना, रजोधर्म बंद ही लिख देते हैं, रजोधर्म बंद, तो उसको कह देते हो क्या, रजो निवृत्ति या मोनोपोज कह देते हो। क्या कह देते हो, मेनोपोज। ठीक, रजोधर्म कब बंद होते हैं, तो 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाते हैं। एनसीईआरटी ने 50 वर्ष ही दिया है ना। रजो निवृत्ति कितने वर्ष में होती है महिलाओं में, 50 वर्ष में होती है। क्लियर हो गया। जबकि मेल्स में बताना वाला स्पर्म का फॉर्मेशन कब तक होता है, पूरे जीवन काल तक होता है। अब देखो लॉजिक लगाने वाली बात यह है कि उसमें प्यूबर्टी से स्टार्ट हुआ है मेल में, पुरुषों में तो वो बनते ही रहेंगे, है ना। और यहाँ ऐसा है कि स्टार्ट कब हो गया था, जबकि ये जो फीमेल थी वो अपनी मम्मी के गर्भाशय में थी, तभी से स्टार्ट हो गया था oogenesis, मतलब कि ओवम के निर्माण की प्रक्रिया। तो जब तक ये प्यूबर्टी में आई है तब तक एक ओवरी में 60 से 80 हजार ही बची है ना फॉलिकल, तो पूरी मतलब 50 वर्ष तक ही यूज होंगी, उसके बाद फॉलिकल खत्म, तो रजोधर्म भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इतना जो पढ़े हो उसको हम एनसीईआरटी से रीड कर दें। बोले थे एक एक लाइन पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की, तो करना तो पड़ेगा। देखो, मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। देखो भाई, जब भी तुम पढ़ने बैठते हो ना क्लास में, तो अपने साथ पेन कॉपी रख के बैठा करो और एनसीईआरटी की बुक को खोल के बैठा करो। ठीक, आगे क्या है कि प्रथम ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है। यौवनारंभ मतलब 13 वर्ष की उम्र, जिसे रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। ये हो गया रजोदर्शन या मेनार्क। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः कितने दिनों का होता है, 28 से 29 दिनों का होता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो कहाँ लिखे यार, ये जो चक्र होता है, अभी चक्र हालांकि अपन ने पढ़े नहीं है, चक्र अभी पढ़ाएंगे हम बुक रीडिंग के बाद। चक्र जो होता है वो 28 से 29 दिन का होता है। ठीक, और हर चक्र की शुरू में 2 से 3 दिन कह लो, या थोड़े आगे पीछे भी कर सकते हो, 4 से 5 दिन भी हो सकता है। दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक, स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है।
प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। मध्य में मतलब 28 दिन का है तो 14वें दिन होगा अंडाणु उत्सर्जित। पढ़ेंगे अपन कैसे होता है, क्यों होता है, अपन को पूरा साइकिल ही पढ़ना है अभी। या अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रवस्था से होती है, जबकि ऋतुस्राव होने लगता है, मतलब ब्लीडिंग होती है तब। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भावस्था से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतः स्तर या अंतः परत क्या है, एंडोमेट्रियम, और उसकी रक्त वाहिकाओं के नष्ट होना है। ठीक, इस एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण ही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब रक्तस्राव होता है। अब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ ले। ठीक, चलिए। हाँ तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या कह दो तुम क्या, आर्तव चक्र को। ये पूरा पहले दिन से लेके जबकि आज तुम्हारे पीरियड्स आए हैं, है ना, तो आज से लेके जो नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे वहां तक पूरा अपनी बॉडी में हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कब जो एंडोमेट्रियम है वो बन रही है और कब टूट रही है, क्यों टूट रही है, ओवुलेशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब आर्तव चक्र में टेंशन की कोई बात रहने ही वाली नहीं है। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं। देखिए, देखो हमारी पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH, है ना। तो पहले क्लियर कर लेते हैं, यहाँ तक दिखेगा ना तुमको बोर्ड। क्या है कि हमारी पीयूष ग्रंथि है, इधर लिख दें पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और LH। क्लियर हो गया, FSH और LH रिलीज होते हैं, थोड़ा दूर ही लिखते हैं इनको, LH। FSH और LH कहाँ जाते हैं, अब भी पढ़े हैं अपन ने, तो बताओगे आप कहाँ जाते हैं ये जाते हैं ओवरी में। कहाँ जाते हैं, ओवरी में, और ओवरी में जाके किसको ग्रो करवाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल को, है ना। ओवरी मतलब अंडाशय में जाएंगे और ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करवाएंगे। ओवेरियन अच्छा, ओवरी की जगह ना हम ओवेरियन फॉलिकल ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दिख रहा है ना क्लियर, एस्ट्रोजन और क्या, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो कहाँ जाके काम करते हैं, यूट्रस में। यूट्रस में जाके काम करते हैं, और यूट्रस की कौन सी वाली परत, एंडोमेट्रियम को क्या करवाते हैं, ये ग्रो कराते हैं। ठीक, अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर जो FSH है, मतलब पहले टाइम क्या होता है कि अपने पीरियड्स चल रहे हैं, है ना। जब पीरियड्स चलते हैं इसको अपन ऋतुस्राव कह देंगे। क्या कह दोगे, ऋतुस्राव प्रवस्था कह दो,
या मैचुरेशन फेज भी कह सकते हैं इसको, है ना। क्या होती है ये होती है मैचुरेशन फेज। अब देखो हम ना एक ही एक नाम बस लिखेंगे, भले बोल देंगे हम क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। ऋतुस्राव प्रवस्था कह दो या क्या कह दो, रजोधर्मी या मैचुरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना अपना, उसकी ये एंडोमेट्रियम टूट रही होती है, मतलब यहीं पर अपने पीरियड्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक, जिसके कारण एंडोमेट्रियम टूटती है और क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी और वेजाइना से होते हुए ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, जिसमें एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स वहां बन जाती है ना, वो भी टूटती हैं, ठीक। तो एंडोमेट्रियम का टूटना हो रहा है। साथ ही क्या होता है कि जो FSH है, ये रेड कलर से FSH बना रहे हैं ना, तो जो FSH है वो धीरे धीरे बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है, बढ़ रहा है FSH धीरे धीरे, और जो LH होता है वो भी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता है यहाँ पर। तो देखो FSH और LH आएंगे पीयूष ग्रंथि से तो ओवेरियन फॉलिकल में वृद्धि करवाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो अपनी प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल जानते हो ना, यौवनारंभ तक जो कितनी बची थी, 60 से 80 हजार, तो ये है अपनी प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर अनमैच्योर एग है। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या होती है, FSH और LH के आने के कारण वृद्धि, और ये हो गई इसमें क्या, वृद्धि। अब इसके बाद और वृद्धि होगी इसमें, और प्राइमरी फॉलिकल काय में बदल जाएगी आगे चल के, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एंडोमेट्रियम बन रही है कि यहाँ नहीं बन रही है, तो एस्ट्रोजन का लेवल हल्का सा बस रहता है, होता ही नहीं है बाकी, है ना। हो सकता है थोड़ा हल्का सा हो, बाकी होएगा ही नहीं। अच्छा, LH के लिए हम इससे बना देते हैं, नहीं तो यहाँ पर फिर तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इससे बनाते हैं ना। अब एस्ट्रोजन के लिए रेड कलर से बना दें, एस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ ना के बराबर है ही नहीं, समझो, एस्ट्रोजन नहीं है और प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, यहाँ दोनों ही नहीं है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल ने क्या कर लिया है, वृद्धि कर लिया है, तो अब इसमें पढ़े थे ना अपन ने, ऐसा मियोसिस होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल काय में चेंज हो जाती है, वृद्धि करके फिर सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी से टर्सरी बनती है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनती है ना। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदल गई, क्या हो गई, अब ये इसने वृद्धि किया और ये बन गई है अब सेकेंडरी फॉलिकल। क्या हुआ बेटी, छोटी आप सो जाओ ना, नींद आती होगी आपको, जाओ सो जाओ। तो लगा लो, नाखून पालिश लगा लो। छोटी बुआ को बोलना है कि बड़ी बुआ ने बोले कि लगाने दो, जाओ अब। सॉरी डिस्टर्ब हो गया होगा। देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल। बड़ी बुआ ने बोली है कि नाखून पालिश लगाने दो। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो जैसे ही बनेगा तो इससे हार्मोन रिलीज होने लगेगा, एस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन,
एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगेगा। अब देखो एस्ट्रोजन रिलीज कैसे हुआ है, तो यहाँ पर एफएसएच का लेवल बढ़ा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक हो गया तो एस्ट्रोजन की मात्रा एक नियमित मात्रा तक रहे तो ठीक है, अगर ये एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। बताते हैं कैसे। ये है अपना प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन का नामो निशान नहीं है अभी, है ना। यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन आया, ये है एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। सेकेंडरी फॉलिकल से काय का निर्माण हो जाएगा, फिर टर्सरी फॉलिकल का। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन जाएगी, टर्सरी फॉलिकल को एफ लिख दे, हम समझ जाओगे टर्सरी फॉलिकल, है ना। तो सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन गई, टर्सरी फॉलिकल। अब इससे बड़ी है तो इससे तो और ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है। एक हद तक ये रहे एस्ट्रोजन तो ठीक है, और एक हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो ये इधर पर नेगेटिव इफेक्ट डाल देता है ना। अब देखो इधर एस्ट्रोजन नहीं था, हमने बोले थे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो किसको बनाता है, एंडोमेट्रियम को बनाता है, ये बोला था हमने। यहाँ तो एंडोमेट्रियम टूट रही थी लेकिन यहाँ से एस्ट्रोजन आ गया, तो अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगी, बनने लगेगी, ठीक। तो यहाँ से बनना शुरू हो गई अपनी क्या, एंडोमेट्रियम, समझ गए। अब देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एक हद तक है तो ठीक है, नहीं तो देखो अब क्या होगा कि जितना ज्यादा एफएसएच और एलएच बढ़ेगा एस्ट्रोजन उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब एस्ट्रोजन जब ज्यादा ही हो जाता है ना, तो ये जो इसको बना रहे हैं, कौन बना रहा है, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो उन पर ही इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है ना। तो ये एस्ट्रोजन जाएगा और यहाँ पर क्या पड़ेगा, इसका नेगेटिव प्रभाव डालेगा, इनहिबिन करवा देगा एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। यहाँ हो रहा है कुछ ऐसा, हम बोल रहे हैं तुमको और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ाई करते रहो, और तुम एक टाइम बाद हमको ही डांटने लगो, बस करो मैम कितना पढ़े हम, तो फिर हमको ही चुप करा दिए भाई। तो देखो हम तुमको बढ़ा रहे थे तो उल्टा तुमने नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया हमारे अंदर। तो वैसे यहाँ हो रहा है, देखो एफएसएच और एलएच बोल रहे और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन ने उल्टा जाके उनको ही चुप करा दिया, बस करो नहीं बढ़ना है मुझे। ठीक, तो ये हुआ है इधर पर। तो एफएसएच और एलएच जो है वो पहले से कैसे हो जाएंगे, कम। ऐसा नहीं है कि पूरे ही कम हो जाएंगे, कि रिलीज ही नहीं हो रहे, रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि पहले से कैसा हो जाएंगे, कम, इस तरीके से, ठीक। और ये है एलएच हार्मोन, ऐसा समझो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एस्ट्रोजन तो रिलीज हो ही रहा है। अब देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगी ग्राफियन फॉलिकल, क्या बन गई, जो सबसे बड़ी है, क्या है ये, है ग्राफियन फॉलिकल, जीएफ लिख दे, ग्राफियन फॉलिकल बन गई। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये तो बहुत ही बड़ी है भाई, इतनी बड़ी है कि तो भारी मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज कर देगी, कर दी इनने भारी मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज। तो एक नियमित मात्रा रहेगी इसकी, देखो बहुत कम था तो इनने नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला, थोड़ा और ज्यादा हो गया, मतलब एक नियमित कह दो कि इतनी मात्रा में है, तब इसने इस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल दिया। अब एस्ट्रोजन हद से ज्यादा क्या होने लगा, रिलीज होने लगा, तो बात ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर जो है अपनी एंडोमेट्रियम
वो और बढ़ जाएगी। एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है एस्ट्रोजन, ठीक। और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, यहाँ से देखो बढ़ा 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 बढ़ा, ये बढ़ा, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनी तो अचानक से येलो और बढ़ गया। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ा ऐसा कि अचानक से इनने यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। पॉजिटिव का मतलब कि हम तुमको इतनी देर से बोल रहे थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम हमको ही डांट दिए थे, अब तुम बोल रहे कि मैम प्लीज पढ़ाओ ना, ऐसा बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि हाँ पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा बोल रहे हो तुम। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन हो तुम, हम FSH और LH हैं। तो क्या होगा कि पॉजिटिव फीडबैक गया तो अचानक से हम बढ़ना शुरू कर दिया हमने, और हमने बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर दिए तुम्हारे लिए, है ना। तो बात ऐसी हुई कि जो LH है तो वो तो तगड़े ही बढ़ गया भाई, येलो इतना ऊपर पहुंच गया, ठीक। और जो FSH है ना वो भी बढ़ा इस तरीके से, ठीक। तो जैसे ही ये LH की मात्रा बढ़ी, किसकी मात्रा बढ़ी, ग्रीन कलर से क्या बनाए हैं हमने, LH दिख रहा है ऊपर तक, हाँ। जैसे ही इस LH की मात्रा बढ़ी तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो यहाँ बनी थी ना वो फट जाएगी। इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट गई, ये लो ग्राफियन फॉलिकल फट गई। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से यहाँ पर क्या बाहर निकल गया, ओवम बाहर निकल गया। मतलब कौन सी प्रक्रिया हुई यहाँ पर, अंडोत्सर्गी की प्रक्रिया हो गई। क्या हो गया यहाँ अच्छा कि ये लगा लिए नेल पेंट। यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो गई, अंडोत्सर्गीय ओवुलेशन की। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडाणु ओवम रिलीज होता है, अंडाणु रिलीज होता है, उसको अंडोत्सर्ग कह देते हैं ना। तो यहाँ अंडोत्सर्गी की प्रक्रिया हो गई। अब देखो ध्यान से देखना, अभी इतना पढ़े अपन ने, के बाद में पढ़ाएंगे, पहले यही का पूरा देख लो। देखो क्या है, देखिए ऋतुस्राव प्रवस्था में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम टूट रही है, एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लीडिंग होती है ना। तो ये वाला जो टाइम है वो 3 से 5 दिन का होता है, कि या तो 3 दिन का होगा या 3 से 5 दिन तक का हो सकता है, दिन ये प्रक्रिया चलती है, ठीक। तब भी अपनी प्राइमरी फॉलिकल क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। प्रोजेस्टेरॉन तो अभी तक आया ही नहीं है, नाम ही नहीं लिए हमने ना यहाँ तक प्रोजेस्टेरॉन का। देखो यहाँ तक आ गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़े ही नहीं, है ही नहीं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। एस्ट्रोजन है कि भाई धीरे धीरे यहाँ से सेकेंडरी फॉलिकल बनी तो एस्ट्रोजन आने लगा, ठीक। पहले वाले में क्या हुआ है कि प्राइमरी फॉलिकल में वृद्धि हुई है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा था, ठीक। यहाँ तक नॉर्मल था, आगे बढ़ेगा। क्या हो रहा है, पहले में बस इतना हो रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल में थोड़ी वृद्धि हुई, FSH LH थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम टूट रही है ना। सेकंड में आओ, मतलब कि यहाँ के बाद आओ सेकंड में। तो यहाँ पर फॉलिकल ने ग्रो किया है, किसने ग्रो किया है, फॉलिकल ने ग्रो किया, मतलब पुटक कह देते हैं फॉलिकल को, तो पुटक ने ग्रो किया है, तो इसको पुटकीय प्रवस्था या फॉलिकुलर फेस कह देते हैं ना। तो दूसरा हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा पुटकीय प्रवस्था, या कह दोगे क्या, फॉलिकुलर फेस। फॉलिकुलर फेस में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो आगे चल के काय में क्या बन जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर क्या बन जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल ने ग्रो किया है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या कह देते हो, फॉलिकुलर फेस कह देते हो, ओके। अब देखिए
अब जैसे ही फॉलिकुलर फेज के एंड में पहुंचे, है ना, तो यहाँ पर से ग्राफियन फॉलिकल फट गई। क्यों? क्योंकि अचानक से यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गई। किसके कारण? LH के कारण। तो इसको कह देते हैं LH सर्ज, जिसमें LH का लेवल अचानक से क्या हुआ है? बढ़ा है। क्या कह दोगे? LH सर्ज कह दिए। अब देखिए, यहां से ओवम रिलीज हो गया। ठीक, जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ओवम 24 घंटे तक यहाँ जिंदा रहेगा। यही जिंदा नहीं रहेगा, देखो ऐसा था। ओवम कहाँ बना है? ओवरी के अंदर बना है ना, ओवरी के अंदर ओवम बना है। और ओवुलेशन होगा तो फिम्बरी इसको कैप्चर कर लेगी। एम्प्यूला में कब तक रहेगा फिर ये? 24 घंटे तक रहेगा। ठीक, अब देखिए, ओवुलेशन के बाद बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का भाग क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम वो है जो लुट चुकी है। तो अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो रिलीज करेगी किसको? प्रोजेस्टेरॉन को, है ना। किसको रिलीज करेगी? प्रोजेस्टेरॉन को। तो देखो यहां पर आके ये हो गया अपना एस्ट्रोजन। ठीक, क्योंकि देखो अचानक से तगड़ा इफेक्ट बढ़ा था तो ये बढ़ गए थे, और अब ये कैसे हो गए? पहले से थोड़े कम, इस तरीके से FSH और LH। ठीक, तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कैसा हो गया? पहले से गिर गया, ऐसे आएगा। जबकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा। कौन बनने लगा यहाँ पर? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन अभी तक था ही नहीं। जब कार्पस ल्यूटियम बनी तो क्या रिलीज होने लगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इस एंडोमेट्रियम को संभाले रखने का काम करेगा। ये एंडोमेट्रियम है अपनी गर्भाशय की परत, इस एंडोमेट्रियम को संभालने का काम करेगा। यहां पर आके कार्पस ल्यूटियम लुट चुकी है तो इसको ल्यूटियल फेज कह देते हैं। कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज कह देते हो, ल्यूटियल फेज कह देते हैं। ओके, अब देखिएगा, ओवुलेशन हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कितने दिन तक रहेगी जिंदा? ये रहेगी जिंदा 7 डे तक। ये रहेगी 7 दिन तक, और 7 दिन तक इनने किसको संभाल मतलब कि इससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते रहेगा, जिसके कारण ये जो है ना अपनी एंडोमेट्रियम वो बनी रहेगी। उसके बाद ऐसा होगा कि आगे चल के बताएंगे कैसे टूटेगी, है ना। अब देखो यहाँ जैसे ओवुलेशन हुआ तो अपना जो गर्भाशय है ना वो पूरी तैयारी कर रहा है प्रेगनेंसी की, तैयारी कर रहा है वो प्रेगनेंसी की। तो देखो वो ना मम्मी की तरह तैयारी कर रहा है अपने बच्चे के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ना कुछ ग्लैंड्स बन जाती हैं ऐसे। कहाँ पर? अपनी एंडोमेट्रियम में। और ये ग्लैंड्स रिलीज करती हैं ग्लाइकोजन। क्या रिलीज करती हैं ये? ग्लाइकोजन। ताकि यहाँ पर यदि देखो यहाँ निषेचन यदि हो जाएगा तो क्या बनेगा? जायगोट। और जायगोट जाके कहाँ अंतररोपित होगा? कहाँ अंतररोपित होगा? एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम को उसको पोषण देना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर ग्लाइकोजन रिलीज होता है। ठीक, तो यहाँ पर सिक्रेशन हुआ है काय का? ग्लाइकोजन का। तो इसको सेक्रेटरी फेज भी कह देते हैं, ल्यूटियल फेज को। क्लियर हो गया। अब देखो निषेचन होगा तो ये एंडोमेट्रियम कब तक नहीं टूटेगी? जब तक कि गर्भाशय में बच्चा पलेगा। लेकिन अपन तो निषेचन होगा और गर्भावस्था पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी पढ़ेंगे उसको आगे।
कि जब गर्भावस्था होती है तब क्या होता है। अपन अभी पढ़ रहे हैं आर्तव चक्र आएगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी, निषेचन नहीं हुआ, वो वाली घटना पढ़ लेते हैं अभी, है ना। तो अब निषेचन हुआ नहीं, लेकिन गर्भाशय को लग रहा था कि निषेचन होगा, तो उसने फुल तैयारी करके रखा है। 7 दिन तक देखो यहाँ 24 घंटे में ओवम तो गया, लेकिन गर्भाशय को नहीं पता कि ओवम गया। 24 घंटे बाद ये इसका यही हास हो जाएगा, लेकिन गर्भाशय को नहीं पता, तो वो फुल तैयारी में लगा है। कार्पस ल्यूटियम को भी नहीं पता, 7 दिन तक वो फुल प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही है, लेकिन 7 दिन बाद ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हाश हो जाएगा, इसका नष्ट हो जाएगी। क्या? कार्पस ल्यूटियम 7 दिन तक बनी रहेगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो नष्ट होने के लिए भी तो इसको 7 दिन और लगेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये गिर गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही गिरेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी गिर गया, तो ये एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगी और फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऋतुस्राव अवस्था स्टार्ट हो जाएगी यहां से फिर से, है ना। तो अब देखिएगा, ये पहला दिन है और ये 28 बनेगी। यहाँ पर 14वें दिन क्या हुई है, ओवुलेशन हुआ है, मतलब कि ये जो अंडोत्सर्ग हुआ है वो कौन से दिन में हुआ है, 14वें दिन में हुआ है, 14वें दिन में, ठीक। तो देखो हमने बोले कि 7 दिन तक कार्पस ल्यूटियम रहेगी ही रहेगी और 7 दिन इसको टूटने में लग जाएगा, समझो। तो ये 7 और 7 14 दिन, ये कंफर्म है, ये 14 दिन रहेंगे, ठीक। अब जैसे किसी का जो साइकिल है वो 30 दिन का आता है, तो 30वें में जिस दिन आया है उसके पीछे से 14वें दिन क्या हुआ होगा, ओवुलेशन हुआ होगा। ऐसा नहीं कि आज आया तो आज के बाद के 14 दिन गिन रहे, नहीं, इसके पीछे के 14वें दिन में। जैसे ये एंड वाला है 28, तो इसके पीछे से आओगे तो यहाँ जो 14वां दिन आएगा वहीं पर ओवुलेशन हुआ होगा, क्योंकि ये वाला जो फेस होता है फॉलिकुलर फेस, ये कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई कभी ये 8 दिन का ही हो फॉलिकुलर फेस, कभी 10 दिन का ही हो, कभी 4 दिन का ही हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ का कंफर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ का होता है। क्लियर हो गया? तो 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन, ठीक बात। 3 से 5 दिन का क्या होता है, ऋतुस्राव। इसके दिन का जो कंफर्म है वो होता नहीं है। अब जैसे कि हमने यहाँ 5 दिन लिख दिए जैसे, तो ये 10 दिन तक चलेगा। 14 और 14 कितने हो गए फिर 29, 28 29 हो गए, है ना, इतने होंगे। तो सामान्य जो साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का। क्लियर हो गया? प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है, जबकि एस्ट्रोजन जो है वो प्रोजेस्टेरोन से पहले आ गया था। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बना रहा है और ये प्रोजेस्टेरोन आया तो इस एंडोमेट्रियम को संभाल के रखने का काम कर रहा है, ठीक। अब हम एनसीईआरटी रीड कर ले। देखिए यहाँ तक अपने रीड कर लिए थे। पहली है आर्तव प्रवस्था, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं ना, आर्तव प्रवस्था से होती है शुरुआत, आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रवस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है, मतलब कि यहाँ रक्तस्राव हो रहा है। रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है गर्भाशय से। इस रक्तस्राव का कारण क्या है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और रक्त वाहिकाओं का नष्ट होना। ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, इसमें ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं भी बन जाती है ना, जो कि एक तरल के रूप में रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है, मतलब वेजाइना से बाहर निकलेगा। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं होते। देखो यहाँ निषेचन नहीं होगा तो ही रजोधर्म आएगा, निषेचन हो जाएगा तो नहीं आएगा, गर्भावस्था में नहीं आता है ना। गर्भधारण का संकेत,
रजोधर्मी की अनुपस्थिति, मतलब कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि गर्भधारण है, मतलब प्रेगनेंसी है। लेकिन यही अकेला कारण नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे देखो, यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, अधिक टेंशन में है महिला, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। और वैसे भी आजकल का जो खान पान है उससे भी ये इफेक्टेड होता है ना। फिर है आर्तव प्रवस्था के बाद पुटकीय प्रवस्था आती है। पुटकीय प्रवस्था ये सेकंड वाली, फॉलिकुलर फेज। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और एक पूर्ण ग्राफीन पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोध भवन, मतलब प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतः स्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंतः स्तर मतलब कि क्या, एंडोमेट्रियम पुनः पैदा हो जाती है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन, अंडाशय के परिवर्तन ये है कि फॉलिकल ग्रो कर रही है, गर्भाशय का परिवर्तन ये है कि एंडोमेट्रियम बन रही है। ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तरों में बदलाव से प्रेरित होती है। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो कराएंगे। और है कि अंडाशय हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, जो कि इस एंडोमेट्रियम को क्या कराएगा, ग्रो कराएगा। फिर है पुटक प्रवस्था, यही फॉलिकुलर फेज के दौरान गोनेडोट्रोपिक का स्रावन धीरे धीरे बढ़ता है। गोनेडोट्रोपिक मतलब कि LH और FSH जो कि पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं, ये है LH FSH, धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन की स्राव को उद्दीपित करता है। LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य, आर्तव चक्र का मध्य ये वाला है 14वें दिन के मध्य, लगभग 14वें दिन अपनी उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। देखो सबसे ज्यादा LH FSH यही है, तो इसको LH सर्ज कह देते हैं। उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्त्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफियन पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल को फटने के लिए किसने प्रेरित किया, LH ने, है ना। जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था होती है। पीत प्रवस्था मतलब कि ल्यूटियन फेज। ल्यूटियन फेज जिसके दौरान ग्राफियन पुटक का शेष बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। बचा हुआ भाग क्या है, कार्पस ल्यूटियम। यह कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है जो कि गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर मतलब एंडोमेट्रियम निषेचित अंडाणु के अंतरोपण तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड का ह्रास हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो नष्ट होने लगेगा और यह अंतः स्तर मतलब एंडोमेट्रियम का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति या मेनोपोज या मोनोपोज कह दो कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। मतलब कि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक बीच में ही महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, न तो रजोदर्शन से पहले होगी और ना ही उसके रजोनिवृत्ति के बाद होगी प्रेग्नेंट।
क्योंकि तब तो ओवम जो है वो बना ही नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, और हर महीने में कितने ओवम रिलीज होते हैं? सिर्फ एक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो फिर से एक बार लगा के देख लो वीडियो, तब तो 100% समझ में आ जाएगी। तब भी कहीं भी कोई दिक्कत आए, कहीं भी कोई तुमको कंफ्यूजन हो, तो तुम कमेंट में लिख देना कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी की क्लास है वो डेली शाम 6 बजे आती है ना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली क्लास में।